Hello everyone, so welcome to the Explained series in which today while talking about modern India, let us understand that why we are opting the topic of non-cooperation. So I hope you all remember that it was launched by Mahatma Gandhi in 1920 and this being 2020, this is the 100th year of non-cooperation movement. महात्मा गांधी ने 1920 में जो एक पहली बार बहुत बड़ी भारत में मास मूवमेंट चलाई, जो एक बहुत बड़ी क्रांति तैयार की गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन, क्योंकि अब उसके 100 साल पूरे हुए 2020 में, तो आज हम इस विषय पर थोड़ी बात करते हैं। 1920 में महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया। नाउ दैट सबसे पहले क्विकली ये समझ लें कि इस पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस पे गांधी जी के बारे में क्या क्या सवाल आएंगे। एक आएगा इसके कॉजेज के ऊपर, राइट, व्हाट वर द कॉजेज फॉर द लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एक आ सकता है इसके इवेंट्स के ऊपर कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। एक आ सकता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर, इसका क्या परिणाम निकला, राइट, कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट किया जाए, क्रिटिकली इवैल्यूएट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, राइट। ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं मेंस के लिए। इस सीरीज में हम आज एक कॉजेस और एक इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन समझ लेते हैं। इन दो के ऊपर आप खुद पढ़कर आंसर लिखिएगा। Once you write an answer on these two, the events and the consequences, फिर आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर सकते हो, फोटो खींच के उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पे साथ में अटैच कर सकते हो। एंड वंस यू डू दिस, जिसका आंसर बेस्ट होगा आफ्टर इवैल्यूएटिंग द आंसर, मैं उसको पिन अप कर दूंगा। दिस वे यू विल कम टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स आर टू बी रिटन। आपको एक क्लैरिटी होगी, आपको साफ साफ समझ आएगा कि आंसर लिखना कैसे था। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द कॉजेज ऑफ नॉन कॉपरेशन। तो कॉजेज को लिखने के लिए किस तरह का क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं। डिस्कस द कॉजेज लीडिंग टू द लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दिस इज वन सिंपल क्वेश्चन। डिस्कस द कॉजेज फॉर द लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, या वो इस तरह बोल सकते हैं, व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस दैट लेड टू द लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो ऐसे क्वेश्चंस का जब हम आंसर स्टार्ट करें तो उसने पूछा डिस्कस द कॉजेस या सर्कमस्टेंसेस दैट लेड टू द लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब देयर इज नो नीड टू मेक अ बिग इंट्रोडक्शन, एक बड़ी सी भूमिका बनाने की जरूरत नहीं, सीधा पॉइंट पे आते हैं कि आपने हमसे पूछा क्या है कि नॉन कॉपरेशन के कारण क्या थे। सो हम बताते हैं जी, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉमा द फर्स्ट मास मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन 1920 हैड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कॉजेज बिहाइंड इट्स लॉन्च। सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन कि कुछ शॉर्ट टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म कॉजेज थे जिसके कारण 1920 में इसको स्टार्ट किया गया। These short term and long term causes can be better understood in their political, economic and social ramifications, या इनको सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज में डिवाइड करके हम पढ़ सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कॉजेज की। लॉन्ग टर्म कॉजेज लिख के हेडिंग, उसके नीचे आप लिखो लॉन्ग टर्म में पहले पॉलिटिकल कॉजेज। पॉलिटिकल कॉजेज में आप 2 या 3 बातें अपने एग्जामिनर को बताओ। पॉलिटिकल कॉजेज में क्या था, डिमांड फॉर स्वराज एज हैज बीन रेज्ड बाय कांग्रेस इन 1906 सेशन अंडर दादा भाई नारोजी। सो 1906 में दादा भाई नारोजी ने कांग्रेस के सेशन में 1906 में स्वराज की डिमांड की थी एंड इट्स स्टिल पेंडिंग। हम अंग्रेजों से स्वराज मांग रहे हैं और ब्रिटिश ने अभी तक कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं किया। ये एक हो गया पॉलिटिकल में। दूसरा, स्वराज के बाद द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू वीकन इंडियन नेशनलिज्म एंड द नेशनलिस्ट अनरेस्ट अगेंस्ट इट। सो इंडिया में एक नेशनलिस्ट अनरेस्ट है जब से ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अडॉप्ट की है, और पर्टिकुलरली जब से उन्होंने 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के थ्रू मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया है। जो नेशनलिस्ट लीडरशिप है वो इस चीज़ से काफ़ी अनॉयड है और वो चाहती है किसी तरह ब्रिटिश की इस पॉलिसी को अनडू किया जा सके। सो लॉन्ग टर्म कॉजेज में हमने पॉलिटिकल हेडिंग में 2 कॉजेज बता दिए, 1906 में स्वराज की डिमांड और 1909 में जो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट किया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट की है, उसके अगेंस्ट नेशनलिस्ट का एक रिएक्शन चला आ रहा है। अब लिखो इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक में लिखो द इंडियन नेशनलिस्ट वर ऑफ मच कंसर्न
या द इंडियन नेशनलिस्ट हैड अ डीप कंसर्न फॉर द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया एज हैज बीन एक्सपोज्ड बाय द लाइक्स ऑफ दादा भाई नारोजी। अब यहाँ पे और कितने भी आप नाम लिख सकते हो, आरसी दत्त का लिख सकते हो, आरपी दत्त का लिख सकते हो, कितने नाम है, बट हमें 150-200 वर्ड्स के आंसर्स लिखने हैं, तो बहुत सारे नाम लिखने बजाय एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम लिखो, उसको अंडरलाइन कर दो। सो इकोनॉमिक्स में हमने एक इंपॉर्टेंट कॉज बताया कि यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ होता है, जिसके लिए नेशनलिस्ट में एक कंसर्न है। दूसरा पॉइंट इकोनॉमिक्स में बताओ, द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया, the widespread poverty in India and thus the widespread unrest। इंडिया में गरीबी फैलती जा रही है, किसान भी दुखी है, लैंडलॉर्ड भी दुखी हो गए हैं और इंडस्ट्रीज भी दुखी हैं और लेबर क्लास भी दुखी है। तो एक वाइड स्प्रेड अनरेस्ट भी बना हुआ है इंडिया में काफ़ी लॉन्ग टाइम से। इट्स नॉट टुडे दैट द अनरेस्ट इज बीमिंग, इट इज़ लाइक फॉर क्वाइट सम टाइम। सो पॉलिटिकल में 2 लिख दिए, इकोनॉमिक में 2 लिख लिए, अब लिखो सोशल में। सोशल में एक ही लिख दो, द कल्चरल इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिश इन डे टू डे लाइफ, या इसको ऐसा लिख सकते हो, द ब्रिटिश रेशियल एरोगेंस हैज क्रिएटेड अ वाइड स्प्रेड अनरेस्ट इन इंडियन सोसाइटी। और ये सदियों से चला आ रहा है, जो ब्रिटिश रेशियल एरोगेंस रखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जो नस्लीय भेदभाव करते हैं, उसके अगेंस्ट, उस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट भी इंडिया में एक वाइड स्प्रेड अनरेस्ट है। तो ये तो हो गए लॉन्ग टर्म कॉजेज। अब गांधी जी इसको एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट कर देंगे इस अनरेस्ट को, राइट। फिर लिखो शॉर्ट टर्म कॉजेज। शॉर्ट टर्म कॉजेज में आओ पॉलिटिकल कॉजेज पर। पॉलिटिकल कॉजेज में शॉर्ट टर्म में सबसे पहले बताओ, विद द लॉन्च ऑफ या विद द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वार 1 एंड द रिजल्टेंट लेजिस्लेशंस इन इंडिया। जैसे ही वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुई, इंडिया में कुछ उन्होंने नए कानून पास किए। फॉर एग्जाम्पल इनग्रेस टू इंडिया ऑर्डिनेंस, कि बाहर से इंडिया आने के लिए अब रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए 1914, एंड डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1915। 2 कानून पास किए ब्रिटिश ने, विद विच एमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन इंडिया एंड द बेसिक सिविल लिबर्टीज वर रिस्ट्रिक्टेड। इंडिया में सिविल लिबर्टीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। वर्ल्ड वार शुरू होते 1914 में, 15 में एमरजेंसी लग गई, राइट। अगला पॉइंट बनाओ पॉलिटिकल में, द एजिटेशंस ऑफ होम रूल लीग प्रिपेयर्ड अ बैकग्राउंड फॉर द मास एजिटेशंस। जो होम रूल लीग ने 1916 में जो बनी, उसने एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी कि अब बड़े जन आंदोलन हो सकते हैं, क्योंकि होम रूल मूवमेंट के साथ एसोसिएट होके बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग हो गई और यही लोग जो हैं ये गांधीयन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। नेक्स्ट इसके बाद अगला पॉइंट लिखो, पॉलिटिकल में ही एक और पॉइंट ऐड करते हैं। अभी तक हमने 3 पॉइंट्स लिख दिए। चौथा पॉइंट लिखो, आफ्टर द एंड ऑफ वॉर इंस्टेड ऑफ गिविंग मीनिंगफुल रिफॉर्म्स, आफ्टर द एंड ऑफ वॉर, वर्ल्ड वार 1 1918 में तो आर्मिस्टाइड साइन हो गया था और 1919 में ट्रीटी साइन करके वॉर ऑफिशियली ओवर हो गई। अब इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था कि ब्रिटिश हमें अच्छे रिफॉर्म्स करके देंगे। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी मीनिंगफुल रिफॉर्म्स आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर, द ब्रिटिश केम अप विथ शैम रिफॉर्म्स। ये वर्ड सेलेक्टिवली यूज कर देंगे, शैम रिफॉर्म्स, क्योंकि स्वराज पार्टी ने बाद में जो 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे, उनके लिए टर्म यूज की थी शैम रिफॉर्म्स। सो ब्रिटिश केम अप विथ शैम रिफॉर्म्स इन द शेप ऑफ Montagu Chelmsford reforms 1919, and the most objectionable thing for the nationalist was the idea of provincial diarchy। प्रोविंशियल डायरकी से तो हम बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे, इसीलिए हमने उस रिफॉर्म्स को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। अगला पॉलिटिकल, 5th पॉइंट पॉलिटिकल में, मोर ओवर द ब्रिटिश इंस्टेड ऑफ रिस्टोरिंग द सिविल लिबर्टीज आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर थ्रू द proposals of Justice Rowlatt Committee passed a more stringent act to continue emergency, which was called Black Act by the Indians, ब्रैकेट में डाल दो Rowlatt Act, राइट। सो Rowlatt Act पास किया और इंडिया में इमरजेंसी को कंटिन्यू कर दिया। इस पॉइंट का एक सब पॉइंट बनाओ, द एजिटेशंस अगेंस्ट दिस Rowlatt Act और Black Act leading to Rowlatt सत्याग्रह of गांधी जी ultimately culminated in the Jallianwala Bagh massacre। Jallianwala Bagh massacre जो 13th अप्रैल 1919 को हुआ, along with the appointment of Hunter Committee to investigate, which was nothing but again a sham effort on part of the British to investigate। तो इस तरह आपने political causes लिख दिए शॉर्ट टर्म में 1914 से लेकर 1919 तक के।
अब लिखो इकोनॉमिक, राइट, शॉर्ट टर्म में इकोनॉमिक। बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वार वन इन्फ्लेशन एज वेल एज इन्फ्लेशन इंक्रीज्ड एंड द ब्रिटिश इंक्रीज द टैक्सेस एज वेल। सो वर्ल्ड वार के कारण इंडिया में एक तरफ तो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी, दूसरा ब्रिटिश ने टैक्सेस बढ़ा दिए, जिससे कि वाइड स्प्रेड अनरेस्ट हुआ। बिकॉज ऑफ द वॉर ऑन द वन हैंड द इन्फ्लेशन इंक्रीज्ड while on the other hand the British increased taxes। सो गरीब आदमी के लिए महंगाई बढ़ गई, अमीर आदमी के लिए टैक्सेस बढ़ गए, राइट। फिर लिखो अब आप सोशल में लिखो इंडियन मुस्लिम्स वर पर्टिकुलरली कंसर्न्ड अबाउट द डिग्निटी ऑफ देयर खलीफ, ब्रैकेट्स में डाल दो ऑटोमन एम्पायर। इंडियन मुस्लिम्स वर पर्टिकुलरली कंसर्न्ड अबाउट द डिग्निटी ऑफ देयर खलीफ, भारत के मुस्लिम अपने खलीफा की जो रिस्पेक्ट है उसके लिए बहुत कंसर्न्ड थे, क्योंकि वर्ल्ड वार वन में ब्रिटेन और ऑटोमन एम्पायर के बीच में लड़ाई हुई है, राइट। तो अब इंडियन मुस्लिम्स ने इसके लिए क्या किया, इंडियन मुस्लिम्स वर पर्टिकुलरली कंसर्न्ड अबाउट द डिग्निटी ऑफ देयर खलीफ, ब्रैकेट में ऑटोमन एम्पायर, एंड एज अ रिजल्ट देयर was launched a Khilafat movement in India. There was launched the Khilafat movement in India led by Ali brothers. Now यहाँ पे हमने सारे causes लिख दिए, अब हम चलते हैं conclusion की तरफ। conclude करते हैं, लिखो in the background of the Khilafat movement where the idea of non-cooperation was already discussed, Gandhiji with an intent to bring forth Hindu-Muslim unity as well as to bring masses as equal stakeholders in national struggle for independence, proposed to the Congress at its special Calcutta session that the Congress must agree to launch the non-cooperation movement, and finally at its annual session in 1920 at Nagpur, Congress agreed and the first mass movement was launched under the leadership of Mahatma Gandhi. This is it. So एक introduction, एक स्ट्रक्चर, उसमें पॉइंट्स और फिर एक कंक्लूजन। ये हो गया हमारे फर्स्ट टॉपिक का आंसर तैयार, कॉजेज का। अब बात आती है क्रिटिकल इवैल्यूएशन की। इसके लिए मैं आपको आइडिया देता हूं पहले और फिर हम उस आंसर को स्ट्रक्चर करते हैं। आइडिया ये है कि हमें ये बताया गया, वी हैव बीन मेड टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज अ वेरी वाइड स्प्रेड, वेरी सक्सेसफुल मूवमेंट, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन गांधी जी called it off because of that Chauri Chaura event that happened on 5th of February 1922 when 22 policemen were burnt alive. So हमें क्या बताया गया कि ये तो बहुत ही एक बड़ी मूवमेंट थी, एक बड़ी लहर बन गई थी और बहुत बढ़िया चल रही थी, और अचानक एक दिन, क्योंकि वो चौरा चौरी का इवेंट हुआ 5 फरवरी 1922 को, जब 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया और गांधी जी ने इसलिए मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। अब अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें, क्रिटिकली इवैल्यूएट करें, तो देखो सबसे पहली बात क्या है कि गांधी जी ने एक प्रॉमिस किया था कि 1 साल में नॉन वायलेंट मेथड के साथ स्वराज आएगा, वो तो नहीं आया। तो पॉलिटिकली तो जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो तो अचीव ही नहीं हुआ, राइट। फिर दूसरी चीज़ इसमें गांधी जी की इंटेंट थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी करने की। जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एफर्ट था कि खिलाफत को और पंजाब के जो रॉन्ग्स हैं, खिलाफत रॉन्ग एंड पंजाब रॉन्ग, जो खलीफा के साथ गलत हुआ और जो पंजाब में जलियांवाला बाग और हंटर कमेटी और मार्शल लॉ लगने से गलत हुआ, प्लस स्वराज की डिमांड को मर्ज करके गांधी जी ने ये मूवमेंट चलाई है। स्वराज तो मिला नहीं। हिंदू मुस्लिम एकता की जहां पे बात आती है, उसमें क्या हुआ दैट बिकॉज गांधी जी कॉल्ड इट ऑफ विदाउट कंसल्टिंग द खिलाफत लीडरशिप, तो फ्यूचर में हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो स्कोप था वो तो खत्म हो गया। बिकॉज ऑफ द यूनिलेटरल डिसीजन ऑफ गांधी जी टू कॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, द मुस्लिम लीडरशिप नाउ स्टार्टेड बिलीविंग दैट दिस इज हिंदू शोविनिज्म एंड दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद द आइडिया, एंड दस द मुस्लिम पार्टिसिपेशन इन द सब्सिक्वेंट गांधीयन एजिटेशंस वाज नॉट वेरी एनकरेजिंग, राइट। सो दो चीजें होगी क्रिटिकल। इंटेंट था स्वराज लेंगे, 1 साल में नहीं हुआ। इंटेंट था हिंदू मुस्लिम यूनिटी करेंगे, नहीं हुई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, बिकॉज वो हमने अदरवाइज इवेंट्स में करना है कि स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट दोबारा से रिवाइव किया जो 1905 में इनिशिएट हुआ था। सो समथिंग दैट वाज स्टार्टेड बिकॉज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, दैट स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, अब गांधी जी ने उसको रिवाइव कर दिया। बट द स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट वाज नॉट अ वेरी बिग सक्सेस। उसको अगर हम क्रिटिकली इवैल्यूएट करें, सो व्हाट वी नीड टू टेल अवर एग्जामिनर दैट नंबर 1, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, द products that were to be imported from England
were becoming expensive, and thus many of the Indian businessmen were not very interested in doing it or bringing the British goods, knowing that there is little less demand as well. So इंडिया के businesses ने उस टाइम पर जो क्लोथ का या बाकी प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट बंद किया, वो इसलिए ज़्यादा किया क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ी हुई थी और रुपी स्टर्लिंग रेशो जो थी इंडियन रुपी की और ब्रिटेन के स्टर्लिंग की, वो थोड़ी उस टाइम पे लाइक इट वॉज नॉट फेवरेबल फॉर इंडियन बिजनेसेस, इसलिए उन्होंने इंपोर्ट नहीं किया। तो जब कपड़ा आया ही नहीं तो बहिष्कार हुआ किसका? जब ब्रिटिश गुड्स ही कम आए तो किसका बहिष्कार किया हमने, राइट? मोर ओवर इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, वो क्या है? जो बिग बिजनेसेस हैं जिनको लग रहा है कि भाई हम अभी मैनेज कर सकते हैं, उन्होंने तो एंटी नॉन कॉपरेशन शुरू कर दिया। जैसे कि जो कौन कौन इसमें आएंगे नाम? इसमें नाम आएगा, एक तो चलो मैं वेट कर रहा हूं, तुम अपने दिमाग में नाम साथ साथ सोचो, बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। पुरुषोत्तम दास टंडन, टंडन है या नहीं है? पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, सही नाम, राइट? सो पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास जी ने ये मूवमेंट स्टार्ट कर दी। द्वारकानाथ, जमुनानाथ द्वारकादास, इन्होंने वो मूवमेंट स्टार्ट कर दी। तो पुरुषोत्तम जी का नाम, द्वारका जी का नाम, वो आप लिख सकते हो साथ में अगर आपने पढ़े हुए हैं, राइट? सो बिग बिजनेस तो एंटी नॉन कॉपरेशन कर दिया। तो कहाँ कोई गांधी जी के इस मूवमेंट को बड़े बिजनेसमैन सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पर? फिर जो हमने कहा कि आप स्कूल्स एंड कॉलेजेस का बायकॉट कर दो, स्टूडेंट्स एंड ने स्कूल्स एंड कॉलेजेस का बायकॉट तो किया स्टार्टिंग में, बट देन देयर वाज अ पुल फॉर ट्रेडिशनल डिग्रीज। सब लोग चाहते हैं कि उन्हें सरकारी मान्यता प्राप्त डिग्रीज मिले। अब आप बच्चों को गांधी जी के स्कूल्स में डाल तो दो, गांधी जी के स्कूल मींस नेशनलिस्ट ने जो स्कूल बनाया वहां डाल दोगे। यू विल आस्क योर चिल्ड्रन और यू विल विड्रॉ देम फ्रॉम द गवर्नमेंट रन स्कूल्स एंड पुट देम और गेट देम एडमिशंस इन द nationalist schools, but very soon you will realize that there is no future for these schools because perhaps the British will not recognize them, the curriculum and everything. Then what is the future? So you cannot make your future bleak, or you cannot make your child's future bleak. So the pull of traditional degrees उसने बच्चों को वापस सरकारी स्कूलों में पहुंचा दिया within no time, right? ये भी नुकसान हो गया जिसको हम सोच रहे हैं बड़ी लहर थी। गांधी जी आस्क्ड पीपल टू सरेंडर देयर टाइटल्स, गांधी जी ने खुद अपना केसरे हिंद गोल्ड मेडल सरेंडर कर दिया था, राइट? लेकिन how many people did surrender the titles? Only handful of them. Gandhi ji asked the lawyers to stop practicing, but how many lawyers did? Very few. Gandhi ji asked the leaders not to contest elections or to boycott the elections, but then many people did contest elections. लोगों ने तो इलेक्शन लड़ लिए, दूसरी पार्टी के लोगों ने इलेक्शन लड़े। रैदर इसका नुकसान क्या हुआ? कुछ प्रो ब्रिटिश पार्टीज इलेक्शन जीत गई, और जो इतने एफर्ट्स करके हमने रिफॉर्म्स कराए थे कि इंडिया में इलेक्शंस हों, लेजिस्लेचर्स में इंडियंस जाएं, वो प्रो ब्रिटिश इंडियन जाके लेजिस्लेचर में बैठ गए और वो ब्रिटिश की किसी भी पॉलिसी को कंडेम नहीं कर रहे हैं। सो ओवरऑल इसका लॉस किसको हुआ? इंडियन लोगों को या इंडियन नेशनलिज्म को? इसी तरह एक और एग्जाम्पल क्रिटिकल इवैल्यूएशन में, गांधी जी ने इस समय पर बोल तो दिया, चलो इसको अब थोड़ा पॉजिटिव नोट पे लेके चलते हैं, खत्म करते हैं इसको पॉजिटिव नोट पे। सो गांधी जी के कहने पे यस, मासेस ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, मान लेते हैं कि लोगों ने वोट नहीं डाले, वोटर टर्नआउट कम हो गया, बट देन द इशू इज कि उस टाइम पे कितने परसेंट लोगों के पास राइट टू वोट था? जैसे सलमान खान पूछता ना कितने प्रतिशत लोग, तो कितनों के पास था वो? कितने प्रतिशत लोग थे? हैंडफुल ऑफ पीपल। जब साइमन कमीशन आएगा तब भी 15% से ज़्यादा लोगों को राइट टू वोट नहीं मिल रहा 1928-29 में, और अभी तो हम बैठे हैं 1920 में। सो कितने प्रतिशत भारतीयों के पास राइट टू वोट था, जो हम कह रहे हैं कि लोगों ने वोट ही नहीं दिया? तो वैसे ही बहुत कम थे, राइट? अब एक अच्छी चीज़ ये हुई, दो अच्छी चीज़ें ये हुई। एक कि विमेन पार्टिसिपेशन बिकेम मोर मीनिंगफुल, औरतों का जो इसमें पार्टिसिपेशन है वो बढ़िया हमें दिखता है। विमेन स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग मोर एक्टिवली इन नेशनलिस्ट मूवमेंट, एक ये। दूसरा, गांधी जी ने जो मासेस को इन्वॉल्व कर दिया, इससे जो फ्रीडम स्ट्रगल में स्टेक था मासेस का, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया, और ब्रिटिश के लिए अब मास मूवमेंट्स को कंट्रोल करना धीरे धीरे डिफिकल्ट होगा। और फिर जो बिपिन सर की बुक की लाइन है उसके साथ आप कंक्लूड करो दैट ओवरऑल गांधी जी launched one such mass movement that ultimately brought the mighty British Empire on its knees. फिर गांधी जी ने एक महान ब्रिटिश साम्राज्य को उसके घुटनों पे झुकने के लिए विवश कर दिया, क्योंकि गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। तो इस तरह आप इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करोगे। सो आज के लिए आई हैव गिवन यू एन आइडिया हाउ टू राइट 2 आंसर्स।
अब आप ये 2 आंसर्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हो और इवेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? होप यू लाइक दिस सीरीज एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप एनकरेजिंग अस एंड लेट अस नो इफ यू वांट अस टू डू समथिंग मोर देन दिस। बेझिझक बताइए आप हमसे और क्या चाहते हैं। हम चाहे आपके लिए जितना कर सकेंगे हमें लगेगा वो कम है, बिकॉज वी वांट टू गिव द बेस्ट टू यू। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।